इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या भुगतान संतुलन की मदों को एक दूसरे तरह से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले इसी चैनल पर हमने भुगतान संतुलन के अर्थ और भुगतान संतुलन के दोनों खातों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की विभिन्न मदों को पढ़ा है और आज के इस वीडियो को समझने के लिए इस पहले वाले वीडियो को पढ़ना और समझना आपके लिए आवश्यक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले भुगतान संतुलन पर जो वीडियो है उसको आप पढ़ लें और अच्छी तरह से इनकी विभिन्न मदों को आप समझ लें और फिर आज के इस वीडियो को समझने में आपको सुविधा होगी और आसानी से और जल्दी से हम इस वीडियो को आराम से समझ सकते हैं। जो भुगतान संतुलन की मदों का एक नए तरीके से हम विभाजन करने जा रहे हैं, ये किसी खास उद्देश्य से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसे हम अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम में भुगतान संतुलन पर ये जो हमारा दूसरा वीडियो है उसमें हम भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो लेन देन होते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक भाग को हम कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, जिसके अंतर्गत जो मदें आएंगी हम उनको ऑटोनोमस आइटम्स कहेंगे, भुगतान संतुलन की स्वायत्त मदें। और जो कुछ इन मदों के संदर्भ में लेन देन होगा उसको जब हम मौद्रिक रूप में कहेंगे तो हम इसे कहेंगे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या स्वायत्त लेन देन। दूसरी जो विभाजन है उसे हम कहते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस और इनके अंतर्गत आने वाली मदों को हम कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो पहले हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लें। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का क्या अर्थ है? और नाम से यह स्पष्ट है कि ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त या स्वतंत्र। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से ये जो मदें हैं या ये जो लेन देन हैं ये भुगतान संतुलन की स्थिति से प्रभावित नहीं होते और ये लेन देन एक तरह से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं इससे। और जो भुगतान संतुलन में लेन देन होते हैं उनको हमने देखा है कि करंट अकाउंट्स के लेन देन होते हैं जिसमें प्रमुखतः हम वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को देखते हैं। और वस्तुओं का आयात या निर्यात, या हम इस दृष्टि से कहें कि किसी भी देश के व्यक्ति जब वस्तुओं का आयात करते हैं तो इन वस्तुओं का आयात वो अपने उत्पादन कार्यों के लिए करते हैं, उपभोग कार्यों के लिए करते हैं। तो इन वस्तुओं का आयात अगर वो उपभोक्ता वस्तुएं हैं तो जो आयात करने वाले देश के नागरिक हैं वो इन वस्तुओं के उपभोग से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। और यदि वो उत्पादक वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, तो उनके उपयोग से उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से जो आयात और निर्यात किए जा रहे हैं वो एक तरह से देश के निवासियों, वो जिस किसी भी रूप में हो, चाहे वो प्राइवेट व्यक्तिगत वैयक्तिक रूप में हो,
चाहे वो सामूहिक रूप में कॉरपोरेशंस कंपनियों के रूप में हो, चाहे वो सरकार के रूप में हो। जब भी वस्तुओं का हम आयात करते हैं तो हम अपने संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं और उत्पादन को अधिकतम का लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, और इसी दृष्टि से सारे लेन देन करते हैं। और इस लेन देन को करते समय ये नहीं देखा जाता कि देश के भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है, और जो स्थिति है उसका मतलब है कि क्या देश का भुगतान संतुलन घाटे में है या फायदे में है। कहने का मतलब ये है कि विश्व के अन्य देशों से जो कुछ हम मंगा रहे हैं, क्या उसकी राशि जो कुछ हम उनको दे रहे हैं उससे कम है या उससे अधिक है। इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि ये लेन देन जो हैं ये स्वायत्त हैं। इसी तरह से तो इस रूप में जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपको करंट अकाउंट्स या चालू खाते के भुगतान संतुलन की सारी मदें आपके ध्यान में हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि करंट अकाउंट्स की भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो लेन देन होते हैं उनसे संबंधित जो मदें हैं उनको हमने अपने पिछले वीडियो में 4 प्रमुख भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है, और जिसमें हमने देखा है कि ये वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित होती हैं, सेवाओं से प्राप्त आय और सेवाओं पर किए गए भुगतानों से संबंधित होती हैं, ये देश के निवासियों द्वारा जो विदेशों में काम करते हैं उनके द्वारा संप्रेषित राशियां होती हैं जो अपने परिवारों को या अपने देश को भेजी जाती हैं, और इसी तरह से सहायता के रूप में अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशियां होती हैं जो एक तरह से यूनिलैटरल या एक पक्षीय होती हैं, और ये वैयक्तिक भी हो सकते हैं अनुदान, और ये विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भी देशों को प्राप्त हो सकते हैं। तो क्योंकि ये लेन देन जो किए गए हैं, ये चारों लेन देन, इनमें जितनी भी मदें आएंगी ये सारे लेन देन जो हैं ये स्वायत्त होते हैं, और ये भुगतान संतुलन की स्थिति से बिल्कुल अप्रभावित होते हैं। तो हम ये हमारे कहने का मतलब ये है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते के जितने भी लेन देन हैं ये सब स्वायत्त होते हैं। अब हम आएंगे पूंजी खाते पर। पूंजी खाते में 2 तरह के लेन देन होते हैं। हम जानते हैं कि पूंजी खातों में पूंजीगत लेन देन होते हैं, और ये पूंजीगत लेन देन 2 भागों में विभाजित होंगे। एक को हम कहते हैं दीर्घकालिक पूंजी का गतिशीलन या मूवमेंट, और एक अल्पकालीन। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स होते हैं जिनमें पूंजी को बहुत अल्पकाल के लिए एक दूसरे देशों के मध्य जो है मूव किया जाता है। इनफ्लो या आउटफ्लो उनका होता है, अंतर प्रवाह या बहिर्प्रवाह होता है, और एक दीर्घकालिक होता है। तो जितने दीर्घकालिक पूंजी के अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह हैं, अर्थात किसी देश में जो दूसरे देश के निवासियों द्वारा पूंजी का निवेश, दीर्घकालिक पूंजी का निवेश किया जाता है, इस निवेश को हम कहते हैं ये दीर्घकालिक पूंजीगत प्राप्तियां हैं उस देश की। इसी तरह से कोई देश विदेशों में जो पूंजी का बहिर्गमन करता है, और मुख्य तौर पर ये बहिर्गमन निवेशों के रूप में होते हैं, पूंजी विनियोजित की जाती है, और ऐसा करते समय उद्देश्य यही होता है कि इस पूंजी को जो हम विनियोजित करेंगे जिस किसी भी रूप में, उनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होगा, और ये है भुगतान संतुलन की स्थिति से अप्रभावित होगा। इसलिए ये सारे लेन देन जो हैं ये स्वायत्त होंगे। और अगर उन लेन देनों को हम यहाँ बोर्ड पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए ये ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ करंट अकाउंट जो है ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये हमने बता दिया। और ये आप करंट अकाउंट की सारी मदों को देख सकते हैं और उनको उल्लेख कर सकते हैं। जो कैपिटल अकाउंट की मदें हैं
उनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स हैं, जो दीर्घकालिक पूंजी के अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह हैं, उनको हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत रख रहे हैं, कुछ जिसमें हम पहला देख रहे हैं एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिजिकल एसेट्स। जो भौतिक परिसंपत्तियां हैं, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि लैंड भूमि है, या इसी तरह से माइंस हैं, खदानें हैं। दूसरे देशों में अगर हम इनमें निवेश करते हैं, इनको खरीदते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, एक्विजिशन करते हैं और उनमें अपनी पूंजी को विनियोजित करते हैं, तो कहा जाएगा कि ये फिजिकल एसेट्स का एक्विजिशन है। और यदि हम इसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, अर्थात बेच देते हैं, चाहे वो कोई फॉरेनर्स जो है हमारे देश में अपनी कंपनियों या अपनी भूमि को या अपने इस तरह की परिसंपत्तियों को बेचे, और चाहे हम दूसरे देशों में अपनी इस तरह की पहले द्वारा विनियोजित जो पूंजी है इन परिसंपत्तियों में उसे निकालें या उसे बेच लें, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि ये जो है ये दीर्घकालिक पूंजी निवेश था और ये लाभ कमाने की दृष्टि से या लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से विनियोजन हुआ है। इस विनियोजन का कोई भी संबंध देश के भुगतान संतुलन की स्थिति से नहीं है और इस नाते ये स्वतंत्र है। और ये विनियोजन प्राइवेट भी हो सकता है और ये विनियोजन जो है सरकारी क्षेत्र द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी तरह देश के निवासियों द्वारा, देश के कंपनियों द्वारा, कॉरपोरेशंस द्वारा, राज्य द्वारा, सरकारों द्वारा इस तरह का जो भी फिजिकल भौतिक पूंजी या भौतिक पूंजी का जो है एक्विजिशन या डिस्पोजल किया जाता है, वो स्वायत्त लेन देन के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से एक दूसरा टर्म है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। तो हम दूसरे देशों की कंपनियों के या सरकारों के बॉन्ड्स को खरीदें, अगर उसमें पूंजी को विनियोजित करें, तो ऐसी स्थितियों में कहा जाता है ये दीर्घकालिक निवेश है और क्योंकि ये विदेशी बाजारों में किया जाता है, इस नाते हम इसको भुगतान संतुलन के अंतर्गत लाएंगे। दूसरे देश के लोग अगर हमारे देश में अपनी पूंजी विनियोजित करते हैं इन मदों में, तो ये हमारी प्राप्तियां होंगी, और हम अगर दूसरे देशों में इनको विनियोजित करते हैं तो उनकी प्राप्तियां होंगी। हमारे देश से पूंजी का बहिर्गमन होगा और उनके देश में पूंजी का इनफ्लो या अंतर प्रवाह होगा। तो इस तरह से इस दूसरे मद में जितनी मदें में हैं उन पर जो भी कुछ लेन देन होगा वो हम दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह के अंतर्गत दिखाएंगे या देखेंगे और इसको हम स्वायत्त लेन देन कहेंगे। तीसरा जो मद है वो है अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनमें एक बहुत प्रमुख इन्वेस्टमेंट है और जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो प्रत्यक्षतः एक देश के नागरिक दूसरे देशों में उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी को प्रत्यक्षतः निवेश करते हैं। मतलब निवेश दो तरह से होता है पूंजी का उत्पादन की प्रक्रिया में। एक तो हम दूसरे देशों की कंपनियों के शेयर खरीद लें और उसमें हमारा मालिकाना हक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम प्रत्यक्षतः निवेश वहाँ नहीं करते हैं। और जब हम प्रत्यक्षतः निवेश करते हैं, अर्थात दूसरे देश की कंपनी आके हमारे देश में उत्पादन प्रक्रिया में अपनी पूंजी लगाती है, तो हम इसको कहते हैं ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है तो ये लाभ की दृष्टि से ही होता है और इसलिए ये भी स्वायत्त होता है और किसी तरह से ये भुगतान संतुलन की स्थिति से संबंधित नहीं होता है। और एक और महत्वपूर्ण तत्व जो है वो ये है, वो है रिसीप्ट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो देश के व्यक्तिगत या देश के नागरिक हैं, वैयक्तिक नागरिक हैं, व्यक्तिगत रूप में हैं, वो विदेशों से ऋण लें या विदेशों को ऋण दें दीर्घकालिक। तो ऐसे, और जब भी वो ऐसा करते हैं तो उनका
उधार देने और उधार लेने का मंतव्य एक ही होता है कि उस पूंजी के माध्यम से वो लाभ कमाएंगे। और इस तरह के लेन देनों को भी जो वैयक्तिक क्षेत्र द्वारा विदेशी बाजार में ऋण लिया जाता है या ऋण दिया जाता है, उनको भी हम दीर्घकालिक पूंजी निवेश के रूप में देखते हैं। और ये भी स्वायत्त लेन देन होता है और ये लेन देन पूंजीगत खाते में होता है। तो पूंजीगत खाते में प्रमुख तौर पर 4 शीर्षकों के अंतर्गत हमने दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो लेन देन हैं जिसमें हम पूंजी का विनियोजन दीर्घकालिक दृष्टि से करते हैं, इन सभी लेन देनों को हम स्वायत्त लेन देन कहते हैं। तो ये स्वायत्त लेन देन है। और स्वायत्त लेन देन में इस रूप में हमने देखा कि चालू खाते के समस्त लेन देन स्वायत्त होते हैं और पूंजी खाते के लेन देन में अधिकांश लेन देन स्वायत्त होते हैं और जिनको हम दीर्घकालिक पूंजी निवेश के रूप में या लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स के रूप में देखते हैं। और उनको हमने इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत आपको दिखाने का प्रयास किया है। और ये सभी लेन देन जो हैं, ये अगर वो भोग से संबंधित हैं तो संतुष्टि को अधिकतम करने के दृष्टि से किए जाते हैं, और अगर वो उत्पादन से संबंधित हैं, निवेश से संबंधित हैं, तो लाभ को अधिकतम करने के दृष्टि से किए जाते हैं। और ये भुगतान संतुलन की स्थिति से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इस नाते इन सभी लेन देनों को हम स्वायत्त लेन देन कहते हैं। और इन समस्त लेन देनों को अगर हम प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष के रूप में देखें और समस्त स्वायत्त प्राप्तियों को जोड़ लें और समस्त स्वायत्त भुगतानों को जोड़ लें, और समस्त मेरे कहने का मतलब है कि करंट अकाउंट के समस्त प्राप्तियां और करंट अकाउंट की समस्त भुगतान। और क्योंकि चालू खाते के सभी भुगतान और सभी प्राप्तियां स्वायत्त होती हैं, इस नाते हम कह सकते हैं चालू खाते की समस्त स्वायत्त प्राप्तियां और समस्त स्वायत्त भुगतान। इसी में हम पूंजी खाते के स्वायत्त प्राप्तियों और स्वायत्त भुगतानों को भी जोड़ लें, और यदि जोड़ने के बाद दोनों राशियां बराबर हों, अर्थात भुगतान और प्राप्ति दोनों बराबर हों, तो हम कहेंगे भुगतान संतुलन इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, और न तो हमें घाटा हो रहा है न तो हमें फायदा हो रहा है, न तो अतिरेक की स्थिति है न घाटे की स्थिति है। और ऐसा अगर है तो ये बेहतर स्थिति होगी, और इसमें हम किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर भुगतान संतुलन की स्थिति में हो तो यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर स्थिति होती है। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं, और स्वायत्त प्राप्तियों और स्वायत्त भुगतानों में अंतर मिलता है व्यावहारिक जगत में। और क्योंकि ये अंतर होना अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से हितकर नहीं होगा, इसलिए सरकारें इन्हें संतुलित करने का प्रयास करती हैं। और इस संतुलित करने का जो प्रयास है उसमें कुछ लेन देन हमको करने पड़ते हैं, और ये लेन देन स्वायत्त नहीं होंगे, ये लेन देन अपने आप नहीं होंगे, ये लेन देन सरकारों द्वारा किए जाएंगे। और इसलिए किए जाएंगे ताकि भुगतान संतुलन में जो असंतुलन है, डिसइक्विलिब्रियम है, उसको समाप्त किया जाए। तो ये जो लेन देन होंगे विदेशों से, ये हम कह रहे हैं ये स्वायत्त नहीं होंगे, बल्कि ये सरकारों द्वारा किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? ताकि भुगतान संतुलन में संतुलन स्थापित किया जा सके। तो एक तरह से उस संतुलन को स्थापित करने के लिए ये लेन देन किए जाएंगे। इस नाते इन लेन देनों को किया जाता है कि ये लेन देन जो हैं ये संतुलनकारी लेन देन हैं।
ऐसे लेन देन हैं जो भुगतान संतुलन में संस्थित या संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे या स्थापित करेंगे, और इस नाते इनको नाम दिया गया एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। एकोमोडेट का मतलब यहाँ ये है कि संस्थित या संतुलन को या प्राप्तियों और भुगतानों में समानता स्थापित करना। और एकोमोडेटिंग को हम लोग कह सकते हैं कि ये समंजक लेन देन है। और समंजक लेन देन का मतलब है जो प्राप्तियों और भुगतानों में सामंजस्य या समानता स्थापित करते हैं, और इस नाते हम इनको समंजक या और एक हिंदी है अनुकूलक शब्द का प्रयोग करके हम एकोमोडेटिंग लेन देनों को हिंदी में समंजक लेन देन या अनुकूलक लेन देन का नाम दे सकते हैं। और इनका उद्देश्य भुगतान संतुलन के घाटे या भुगतान संतुलन के अतिरिक्त की स्थिति को समाप्त करके भुगतान संतुलन में संतुलन स्थापित करना होता है। और इस तरह से कहा जाता है यह एक तरह से कंपेंसेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। कंपेंसेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये हुआ कि भुगतान संतुलन में यदि डेफिसिट है तो उस डेफिसिट को समाप्त करते हैं, अगर भुगतान संतुलन में अतिरेक की स्थिति है तो वो उसको भी समाप्त करते हैं, और दोनों भुगतान और प्राप्तियों में समन्वय या सामंजस्य स्थापित करते हैं, दोनों को एकोमोडेट करते हैं ताकि न तो डेफिसिट की स्थिति रहे और न तो अतिरेक की स्थिति रहे। तो ऐसे जो भी लेन देन किए जाएंगे उन लेन देनों को हम एकोमोडेटिंग समन्वयकारी या सामंजस्यकारी या समंजक या अनुकूलक इस तरह के नामों से अभिहित कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। अब ये लेन देन होते किस तरह के हैं? तो ये लेन देन पूंजी खाते के माध्यम से किए जाते हैं। इस नाते समस्त अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं या समस्त जो समंजनकारी या समंजक मदें होती हैं वो पूंजी खाते से संबंधित होती हैं। और पूंजी खाते में हम जानते हैं कि पूंजी को अंतर्प्रवाह या बहिर्प्रवाह होता है, और पूंजी के अंतर्प्रवाह में हमने देखा है कि कुछ अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह या पूंजी का जो मूवमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकालिक होता है, और दीर्घकालिक वाले सारे जो हैं वो होते हैं स्वायत्त लेन देन होते हैं। तो जो अनुकूलक लेन देन होते हैं, एकोमोडेटिंग लेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये अल्पकालिक पूंजी के अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। ये लेन देन दीर्घकालिक नहीं होते, ये यदा कदा कभी कभार थोड़े समय के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्पकालिक पूंजी के लेन देन से संबंधित होते हैं। और उन अल्पकालिक पूंजी के लेन देनों को अब हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन से लेन देन हैं। तो अनुकूलक जो लेन देन होते हैं, जो अकोमोडेटिंग लेन देन होते हैं, ये ध्यान रखना हमको, ये पूंजी खाते के होते हैं। करंट अकाउंट का कोई भी लेन देन अकोमोडेटिंग नहीं होता, उनके सारे लेन देन स्वायत्त होते हैं। पूंजी खाते में अधिकांश लेन देन स्वायत्त होते हैं, उनमें से कुछ लेन देन अनुकूलक होते हैं और ये लेन देन अल्पकालिक होते हैं। और क्योंकि पूंजी खाता है इस नाते ये पूंजी के लिए अल्पकालिक लेन देन से संबंधित होते हैं। और जो लेन देन हैं उनको अब हम क्रमशः आपको बता रहे हैं और बोर्ड से आपको दिखा रहे हैं कि ये लेन देन कौन से लेन देन होते हैं। एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देश का केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय का भंडार जो होता है उसे अपने पास संरक्षित रखता है। इसका मतलब है कि विदेशी जो मुद्राओं हैं वो केंद्रीय बैंक के पास संरक्षित होती हैं, और इसीलिए संरक्षित होती हैं कि आपातकालीन स्थितियों में, संकट की स्थितियों में इनका उपयोग किया जाएगा।
तो जब भुगतान संतुलन देश का घाटे में होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमको प्राप्तियां कम हुई हैं और भुगतान हमने ज़्यादा किया है और भुगतान संतुलन घाटे में चला गया है, तो क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्राओं का भंडार है, इसलिए उस भंडार से इस घाटे को पूरा करने के लिए कुछ विदेशी मुद्रा निकाल के वो भुगतान करके इस घाटे को समाप्त करेगा। तो इसी तरह से जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अतिरेक में चला जाता है, अर्थात विदेशों से जो हमने प्राप्तियां हैं ज़्यादा हैं हमको और भुगतान हमको कम करने हैं, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा बच जाती है। तो जो विदेशी मुद्रा बचती है इसको केंद्रीय बैंक के इसी भंडार में रख दिया जाता है, अर्थात अब केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा के जो भंडार हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जब घाटा है तो इसमें से निकाल करके इस घाटे के का भुगतान किया जाएगा, तब ये विदेशी भंडार में कमी हो जाएगी। और ये अल्पकालिक उद्देश्यों से ही किया जाता है और तभी किया जाएगा जब इस घाटे और अतिरेक की स्थिति के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे और उसको दूर करने के लिए ऐसा प्रयास होगा। तो एक मद ये हुई कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार केंद्रीय बैंक के पास है, उस आरक्षित भंडार में से विदेशी मुद्राओं को निकालना और उसमें विदेशी मुद्राओं को जमा करना, ये जो कार्य है, इस कार्य को हम अनुकूलक लेन देन मानेंगे, जो भुगतान संतुलन के डेफिसिट या सरप्लस को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। दूसरा जो आइटम है वो है बारोविंग फ्रॉम एंड रीपेमेंट्स टू IMF। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप जानते हैं, यह एक ऐसी संस्था है जिसके पास विश्व की समस्त मुद्राओं का भंडार है, समस्त मुद्राएं उसके पास हैं। और संकटकालीन स्थितियों में और मुख्य तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्थितियां जब देश के प्रतिकूल होती हैं, वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और IMF जो है इसे सुधारने के लिए देशों को, जो उसके मेंबर्स हैं, उनको इन विदेशी मुद्राओं को उपलब्ध कराता है। तो विदेशी मुद्राओं को हम अंतर्राष्ट्रीय, एक तो अपने पास जो सुरक्षित भंडार है वहाँ से निकालते हैं, और जब वहाँ से काम नहीं चलता और अधिक की ज़रूरत पड़ती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इन मुद्राओं को उधार के लेते हैं, और ताकि हम अपने घाटों को पूरा कर सकें। और क्योंकि ये निरंतर दीर्घकालिक प्रक्रिया में हम IMF से लोन लेते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, इसलिए यदि घाटा है तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेंगे, और यदि हमें फ़ायदा है तो हम जो पुराने ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए हुए हैं उनकी जो है रीपेमेंट्स कर देंगे, उनका भुगतान कर देंगे, अर्थात वो पैसा हम IMF को दे देंगे जो हम पहले से ऋण लिए बैठे हैं, उनका भुगतान कर लेंगे। अगर अतिरेक की स्थितियां बनती हैं भुगतान संतुलन में तो हम नियमित क्रम में जो भुगतान करते हैं उसके अतिरिक्त ये हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने पुराने ऋणों का भुगतान करके इस तरह से भुगतान संतुलन में संतुलन लाने का प्रयास करेंगे। तो ये दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना और ऋणों का भुगतान करना। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम इस भुगतान संतुलन के असंतुलन को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक तीसरा जो मद है वो है यूज ऑफ SDRs। SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब है कि वो वास्तव में उधार जो देता था वो जितनी पूंजी आपकी जमा है वहाँ पर उसी में से उधार देता था, और वो पूंजी उसे पर्याप्त नहीं पड़ रही थी, ज़्यादा पूंजी लोग मांग रहे थे। ऐसे स्थिति में एक नई उधार या देने की व्यवस्था की गई जिसमें SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, इसका मतलब है कि आपको विशेष रूप से इस तरह का अधिकार होगा कि आप अपने उस जो आपका पूंजी का अंशदान है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उससे अधिक पूंजी निकाल सकें। और इस रूप में एक प्रकार से SDR एक मुद्रा की इकाई विकसित की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, और SDR
एक अपनी पूंजी का एक अतिरिक्त हिस्सा आप एसडीआर के रूप में वहाँ से उधार ले सकते हैं। और यदि कोई दूसरा देश एसडीआर से आपके ऋणों का या आपके निर्यातों का भुगतान करना चाहे तो भुगतान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब घाटा होता है तो हम एसडीआर वहाँ से निकालते हैं, और जब हमें फ़ायदा होता है तो दूसरे देश जो है हो सकता है एसडीआर को आपके खाते में जमा कर दें, तो खाते में हमारे एसडीआर का खाता जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है कोष है उसमें कमी करके या उसको वृद्धि करके इस भुगतान संतुलन के असंतुलन को संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक चौथा प्रयास ये है। और एक और राशि होती है, ये है लोन्स एंड एड्स रिसीव्ड फ्रॉम एंड गिवन टू फॉरेन कंट्रीज। तो ये भी एक राशि है कि हम विदेशों से हमें ऋण के रूप में या सहायता के रूप में राशियां मिलती हैं, जिनके माध्यम से हम भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं, संतुलनकारी बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये 4 मदें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की ये जो 4 मदें हैं जिनको हमने यहाँ उल्लेख किया है, ये एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं। और इनके माध्यम से भुगतान संतुलन में जो घाटा होता है, और घाटे और अतिरिक्त का अर्थ ये है कि जो स्वायत्त लेन देन हैं पूंजी खाते और चालू खाते के, उनके कुल प्राप्तियों और कुल भुगतानों में जब डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन होता है तो उस असंतुलन को दूर करने के लिए इन 4 विधियों या इन 4 लेन देनों का हम उपयोग करते हैं। तो इन 4 लेन देनों को हम ये 4 मदों के रूप में कह सकते हैं। तो ये ऐसी मदें हैं, ये मदें जो है वो अनुकूलक मदें कहलाएंगी, अकोमोडेटिंग आइटम्स कहलाएंगे कैपिटल अकाउंट के। और जो कुछ भी मौद्रिक रूप में हम लेन देन करेंगे उनको हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या समंजक लेन देन कहेंगे। और जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये समस्त लेन देन इसलिए किए गए ताकि भुगतान संतुलन में जो असंतुलन है, घाटे या अतिरेक की स्थिति है, उसे समाप्त किया जा सके। तो इस रूप में हमने भुगतान संतुलन की समस्त प्राप्तियों को 2 भागों में विभाजित किया, स्वायत्त और समंजक। ये प्राप्तियां भी होंगी, ये भुगतान भी होंगे। और इस रूप में यो वर्गीकरण है वो हमें ये समझाने में सहायता पहुंचाता है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का क्या अर्थ है, भुगतान संतुलन में जब डेफिसिट या सरप्लस की स्थिति होती है वो ऐसी स्थिति में इन मदों का उपयोग क्यों किया जाता है, और भुगतान संतुलन को संतुलित करने के क्या आप कह सकते कारण हो सकते हैं, देश के लिए ऐसा क्यों अपरिहार्य होता है कि हम इसको संतुलित करने का प्रयास करें। तो अब जब हम 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो इस पर अभी हमने पढ़े हैं। एक में हमने भुगतान संतुलन की सारी मदों को पढ़ लिया इस रूप में कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की विभिन्न मदें, लेन देन क्या हैं, हमारी प्राप्तियां और भुगतान क्या हैं। फिर इन्हीं मदों को हमने स्वायत्त प्राप्तियों और ये समंजक या अनुकूलक प्राप्तियों और भुगतानों के रूप में देख लिया। और अब एक स्थिति हमारे समक्ष है, और जो तीसरा प्रश्न आता है भुगतान संतुलन पर कि क्या किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, और अगर संतुलित होता है तो क्या ये वास्तव में संतुलित होता है या केवल लेखे की दृष्टि से होता है, और अगर संतुलित होता है जिस किसी भी दृष्टि से तो क्या इसे संतुलन में रखना हमारे लिए आवश्यक होता है। इन प्रश्नों का उत्तर हम अगली वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, और जहां हम ये मुख्यतः दिखाएंगे आपको कि किसी देश के भुगतान संतुलन या अकाउंटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को या लेखे के भुगतान संतुलन को संतुलित क्यों रखा जाता है। और वहीं हमको इन एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस
की महत्ता और उनके उपयोग को भली भांति समझने में मदद मिलेगी, और जिनके माध्यम से हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि लेखे का भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ लें, तब आगे की स्थितियों को समझने में आपको सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।